8वीं क्लास का 10वां सबक। तांगे वाला। इस सबक को जो लिखने वाले हैं वो है मतलूबुल हसन सैयद। मुसन्निफ का नाम मतलूबुल हसन सैयद। मतलूबुल हसन सैयद जिनकी पैदाइश 1915 थी और सन वफात 1984 बिजनौर में पैदा हुए, जो हिंदुस्तान का शहर था। लखनऊ यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए किया। 1940 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक कायदे आज़म के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। कायदे आज़म की इजाज़त से उनकी सवाने हयात लिखी। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान आ गए और वफात तक मुख्तलिफ अखबारात में कायदे आज़म के बारे में मज़ामीन लिखते रहे। जिस शख्स ने हमें कायदे आज़म के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात दी हैं पाकिस्तान बनने के बाद, मज़ामीन जिसने लिखे हैं, उनका नाम है मतलूबुल हसन सैयद साहब। इस सबक को शामिल करने के मकासद देखिए। कायदे आज़म की हयात और किरदार के हवाले से तहरीर किए गए वाक़यात से रोशनास हो सकें, मिल्ली वहदत और इसकी अहमियत को समझ सकें। मिल्ली वहदत, कौमी यकजहती, वहदत एक होना, मिल्ली कौमी, कौम का एक होना या कौमी यकजहती। और कौमी यकजहती की अहमियत क्या है उससे रोशनास हो सकें। मवाजना, इस्तेहसान, तज्जिया या तनकीद करना सीख सकें। ये हमारा ग्रामर के अंदर जाके काम आएगा। कुछ मजमून निगारी और इसके बुनियादी नुकात सीख सकें। पढ़ते हुए देखें आपने क्या काम करना है। पेंसिल रख लीजिए हाथ में। ये कायदे आज़म की ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या है जिसे उनके सेक्रेटरी मतलूबुल हसन सैयद ने लिखा है। तमाम किरदारों के नाम के नीचे खत खींचना है। सबक शुरू कर रहे हैं। मैसूर के नंदी पहाड़ पर कायदे आज़म ने कुछ अरसे क़याम किया। वहाँ एक खत मौसूल हुआ जो आगरे से आया था। मौसूल, वसूल होना, कोई चीज़ मिलना, किसी से लेना। जो आगरे से आया था। खत उर्दू में था और लिखने वाले ने रोलदार कागज़ इस्तेमाल किया था जो गालिबन किसी रजिस्टर से फाड़ा गया था। तस्वीर यहाँ पर मौजूद है इस किस्म का कागज़। ये खत एक तांगे वाले ने लिखा था। खत गालियों से शुरू हुआ था। जी, गालियों से। लेकिन बाद में लिखने वाले ने लिखा था कि हमारी गालियों का बुरा ना माने, क्योंकि हम तांगे वालों की ज़ुबान ही ऐसी होती है। दरअसल ये हमारे प्यार की ज़ुबान है। खत लिखा किसको है? कायदे आज़म को। यानी बड़ी मोहब्बत है तो गालियां भी वैसी ही होंगी। ये खत 2 किस्तों में मौसूल हुआ था। पहली किस्त में उसने लिखा था कि मेरे पास एक सवारी आ गई है, इसलिए बाकी खत फिर लिखूंगा। चुनाचा दूसरी किस्त दूसरे रोज मिल गई। इस खत का लुब्बे लुबाब ये था। लुब्बे लुबाब खुलासा, या अगर उसका आखिर में हम किसी चीज़ का नतीजा निकालें। बहुत सारे लंबी हम बात पढ़ते हैं, तफसीली बात करते हैं, आखिर में बोलते हैं अगर इस बात को हम एक छोटे से बात में पूरी परोना चाहें कि आज की हमारे जो बात हुई है इसमें हमने क्या सीखा या क्या पढ़ा या क्या हम समझ पाए हैं, तो उसको कहते हैं लुब्बे लुबाब, खुलासा। लुब्बे लुबाब यह था कि राकिमुल हुरूफ का सबसे बड़ा शिकवा, राकिमुल हुरूफ, लिखने वाला, रकम करने वाला, जिसने ये हुरूफ लिखे हैं। सबसे बड़ा शिकवा कायदे आज़म से यह था कि कायदे आज़म ने मुसलमानों की क़यादत की दूसरी सीढ़ी का तायुन नहीं किया। तायुन करना,
किसी चीज के लिए कोई चीज मुतय्यन करना, मखसूस कर देना, पहले से बता देना कि ये चीज इस तरीके से होगी, तय्युन कर देना उसे। उसने लिखा था कि कायदे आज़म, तुम्हारी वफात के बाद मुसलमानों में एक खला पैदा हो जाएगा जिसकी वजह से मुसलमानों को सियासत के मखमसे में फंसने का अंदेशा है। मखमसे में फंसने का अंदेशा है। सियासत मखमसा किसी चीज़ के ऐसी कंडीशन के इसको मुंतखब करें या इसको मुंतखब करें, ये करें या ना, कशमकश टाइप की जो होती है, मखमसे में फंस जाएंगे। इसलिए अपने नीचे की क़यादत को अभी से मुनज़्ज़म करना शुरू कर दो। उसने मशवरा दिया है यहाँ पर, इसलिए मेरा मशवरा ये, नीचे की क़यादत यानी कि आपके बाद वाले जो लोग हैं उनको अभी से मुनज़्ज़म कर दो, यानी कि उनमें एक नज़म पैदा कर दो, तरतीब पैदा कर दो कि मेरे बाद फ़लाँ शख्स बागडोर संभालेगा पाकिस्तान की या तंजीम की या जो कायदे आज़म जिस मिशन को लेकर चल रहे थे, और उसके बाद फ़लाँ शख्स, उसके बाद फ़लाँ शख्स। ये मशवरा दे कौन रहा है? तांगे वाला। कायदे आज़म ने हस्बे दस्तूर मुझे कहा, मुझे किसको किसको कहा? अपने सेक्रेटरी को। यहाँ पर कौन लिख रहा है? मुसन्निफ कौन है? सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी को कहा है। हस्बे दस्तूर मुझे कहा कि मैं ये खत पढ़कर सुनाऊं, लेकिन मैंने खत को आवाज से पढ़कर सुनाने से इनकार कर दिया और अर्ज किया कि इसमें गालियां लिखी हुई हैं। उन्होंने फरमाया कोई बात नहीं, इसको पढ़ो। जब मैंने ना पढ़ने पर इसरार किया तो वो बहुत खफा हुए और मुझे झिड़क कर कहा कि तुमको पढ़ना पड़ेगा। कायदे आज़म के इस रवैये से मुझे सख्त सदमा हुआ और मैं रुहासा हो गया। रोहांसा ये दरअसल एक कैफियत का नाम है, रोहांसा हो जाना। रोए ना हो लेकिन आप रोने के करीब हो जाओ। अक्सर जब बच्चे कोई शरारत करते हुए पकड़े जाते हैं और वालिदैन या टीचर उनसे सवाल करते हैं तो वो जवाब देने से पहले ही ऐसा होता है उनकी आवाज़ रुंध जाती है, आवाज़ नहीं निकल रही, आँख में पानी सा भरा हुआ होता है और जब वो बोलते हैं तो उसमें रोने की सी लग़ज़िश पाई जा रही होती है। इसको कहते हैं रोहांसा। किसी चीज़ के ऊपर बहुत आप कैफियत ऐसी हो गई है बस रोने जैसी। कायदे आज़म ने यहाँ इनको डांट दिया है और बोला है कि आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गालियाँ। और वो सोच रहे हैं मैं कायदे आज़म के लिए गालियाँ पढ़ूँ। कौन? प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनके, इज्जत करते हैं बहुत ज़्यादा। इज्जत तांगे वाला भी कर रहा है, प्यार ये जो सेक्रेटरी हैं ये भी करते हैं, तांगे वाला भी कर रहा है। उसका प्यार जताने का तरीका अलग है, इनका अलग है। वो तरीका इनसे पढ़कर भी नहीं सुनाया जा रहा। लेकिन उन्होंने दोबारा कहा कि तुम्हें ख़त पढ़ना होगा। इस पर मैंने अर्ज़ किया कि जिस माहौल में मेरी नशोनुमा हुई है उसने मेरी ज़ुबान पर ऐसी पाबंदी लगा दी है कि ऐसे अल्फाज अदा करने के लिए मेरी ज़बान का पलटना मुश्किल है। जब उन्होंने अपनी तरबियत और समाजी जो उनकी हैसियत थी उसका जिक्र किया तो उसके बाद क्या हुआ, इस पर वो ज़रा नरम हुए। कायदे आज़म ने थोड़ा सा नरम लहजा इख्तियार किया और कहा अच्छा छोड़ कर पढ़ो, यानी ख़त तो तुम्हें पढ़ना ही है, ऐसा कर लो कि छोड़ कर जो गालियां हैं उन्हें छोड़ दो। इस तरह वो ख़त मैंने उन्हें सुनाया। लेकिन जब मैं उस हिस्से पर पहुंचा जहां उसने क़यादत की दूसरी सीढ़ी का जिक्र किया था तो उन्होंने कहा देखो ये ख़त मामूली नहीं है, इस तांगे वाले ने बड़ी दूर अंदेशी का सबूत दिया है। दूर अंदेशी आगे आने वाले वक्त का, आने वाले दौर का या आने वाली किसी भी परेशानी का पहले से अंदाज़ा लगा लेना, सही उसका इदराक हासिल कर लेना, उसके बारे में जान लेना, इसको बोलते हैं दूर अंदेशी। और जिस शख्स में ये सलाहियत होती है उसे कहते हैं दूर अंदेश।
इस खत का उसे जवाब ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन तांगे वाले ने अपने खत का पता नहीं लिखा था। इसका उन्हें बेहद रंज हुआ, गम हुआ, अफसोस हुआ। फिर मुझसे कहा, इस खत का अंग्रेजी में तर्जुमा करके मुझे दो। 2-3 रोज बाद उन्होंने उस खत को फिर निकाला और मुझसे कहा कि सियासत में ठंडे मिजाज की ज़रूरत है। सियासत में रहकर ना तारीफ का असर लेना चाहिए और ना गालियों से रंजीदा होना चाहिए। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अपना ज़मीर साफ रखो। उन्होंने कहा, मुझे क्या हक पहुंचता है कि मुसलमानों की आइंदा क़यादत के लिए अफराद को मुंतखब करूं। मुझे यकीन है कि मुसलमान अपनी क़यादत के लिए ख़ुद ही किसी को मुंतखब कर लेंगे और ऐसा होना भी चाहिए। मुसलमानों की सियासत मेरी मिल्कियत तो नहीं है कि मैं अपना जानशीन मुकर्रर करूं। जानशीन आपकी जगह जो दूसरा संभालेगा, एक शख्स की जगह जो दूसरा शख्स लेता है उसको कहते हैं उसका जानशीन, कि मेरा जानशीन है। रोकिएगा। सबक हमने पढ़ा तांगे वाला। इसको अगर हम एक ओवरव्यू की सूरत में या पूरा खुलासे की सूरत में देखना चाहें तो हमने इस सबक में क्या क्या चीज़ें पढ़ी और क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले जो हमारा ये तांगे वाला था, कोई बच्चा बताएगा कि तांगे वाले सबक का नाम रखा गया है हमारा, ये किसके नाम पर है और क्या बात थी इसमें? खत किसके नाम? कायदे आज़म के नाम। तांगे वाले का खत है कायदे आज़म के नाम, तो ये एक दरअसल खत है और किसके नाम है? कायदे आज़म के नाम। ठीक है, ये कायदे आज़म के नाम दरअसल एक तांगे वाले का खत है। ठीक है, तांगे वाले ने अपने खत में जो बात बयान की गई है अगर उसे हम देखना चाहें, कौन बच्चा बताएगा क्या थी, उसने क्या मशवरा दिया था आने वाले दौर में? तेज बोलें थोड़ा सा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं पहुंच रही, थोड़ा सा तेज। अपनी जगह किसी का इंतखाब करके जाएं या क़यादत को मुनज़्ज़म करके जाएं। ठीक है, तो तांगे वाले ने जो ख़त में पैगाम था वो था, पैगाम क्या कि आसान अल्फाज में अगर इसको अपना जानशीन मुकर्रर कर दें। ठीक है, इसके बाद एक तो ये था अपना जानशीन मुकर्रर कर दें, ये उसने मशवरा दे दिया था। फिर आगे जब हम बढ़े थे तो क्या था? ये बाद में था जी, आप बोले। हाँ, खत में गालियां थी, वो प्यार की ज़बान थी, ये उन्होंने बोला था। ये यहाँ पर कायदे आज़म के ख़त में आ गया। हम यहाँ तक आ चुके हैं। सैयद मतलूबुल हसन सैयद साहब को जो है पढ़ने में दुश्वारी थी और उन्होंने क्या करा था? इनकार किया था। किस वजह से? क्योंकि गालियाँ लिखी हुई थी। सही है, वो थे कौन? इनके सेक्रेटरी। ठीक है, ये तो उनका इनकार था, ये एक जुज़वी सी बात है। अब
इनकार तो उन्होंने कर दिया, उसके बाद कायदे आज़म के बाद उन्होंने पढ़ा भी था। उसके जवाब में कोई मुझे बताएगा उससे आगे क्या था और हमने क्या सीखा इस सबक का, जो असल खुलासा है या लुब्बे लुबाब जिसे बोलते हैं। शाबाश, एक मिनट, ये किसमें? कायदे आज़म के पैगाम में है ना। इसको अगर यहाँ बंद कर दें, ठीक है, तो क्या था ये? सियासत में ठंडा मिजाज होना चाहिए, बल्कि इसमें सियासत में ठंडा मिजाज होना चाहिए और गालियों का भी असर नहीं होना चाहिए। और हाँ, तारीफ का भी, तो इसे यहीं लिख देता हूँ, गालियों का और तारीफ का, ठीक है। तारीफ, गालियों का और तारीफ का असर नहीं होना चाहिए। अभी एक बच्चे की आवाज़ थी कि आपकी किसी की बात का असर नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा फर्क है बेटा। किसी की बात का असर नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा रॉन्ग वे में चला जाएगा। किसी ने अगर कोई अच्छी बात बोली है, हमें उसका असर होना चाहिए, कोई मशवरा है वो मानना चाहिए। सियासत में इसका बिल्कुल मना नहीं किया है। हाँ, कोई गाली दे रहा है आपको, क्यों दे रहा है, आपका अपना इख्तियार है कि आप उसका बुरा मानो या नहीं मानो। सोचो इसने गाली क्यों दी है। अगर गाली देने के पीछे कोई बहुत स्ट्रांग मजबूत बुनियाद है, वजह है, तो आप उस वजह को ख़त्म करो, गाली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही तारीफ़, आप ये देखो, ये तारीफ़ ऐसा तो नहीं है कि आपसे खुशामद के तौर पर की जा रही हो, हम उसका असर कबूल कर लें तो हम अपने काम से पीछे हट जाएंगे कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर खुशामद या तारीफ़ का असर हम कबूल कर लेते हैं, हम उससे नरमी से पेश आ रहे हैं, वो खुशामद कर रहा है अपने किसी जुर्म या किसी हेल्प में, नाजायज़ हेल्प में, हम वो देने पर तैयार हो जाते हैं। इसलिए सियासत में ना तारीफ़ का असर होना चाहिए ना गालियों का, बल्कि क्या चीज़ थी, अपना ज़मीर साफ रखना चाहिए। सबसे अहम चीज़ जो थी इसमें सियासत में, अपना ज़मीर साफ रखें। सियासत के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट अहम चीज़ है, अपना ज़मीर साफ रखें। आपका ज़मीर है जो पैमाना है, वो आपको बताता है क्या काम आप खुशामद में कर रहे हो, क्या काम कौम की भलाई के लिए है, क्या काम कौम की भलाई के लिए नहीं है। आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हो, अपना ज़मीर साफ रखना चाहिए। और इसके बाद अगर हम देखें, और कौन बच्चा बताएगा, कुछ और भी है इसके अंदर। तीरंदेशी का उसने दिया था सबूत, सही है। देखें देखें देखें, चले मैं आखिरी में थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। सियासत या जो हुक्मरानी है वो हमारी मिल्कियत नहीं है। कायदे आज़म ने दिया था, मुसलमान अपना जानशीन खुद ही ढूंढ लेंगे और एक अच्छा शख्स लेकर आ जाएंगे। कायदे आज़म को भी तो आवाम ही लाई थी, है ना। तो
अवाम अब दोबारा भी अपने लिए खुद ढूंढ लेंगे। तो क्या है, सियासत या हुक्मरानी हमारी मिल्कियत नहीं। इसे अगर शॉर्ट करके लिखें, सियासत या हुक्मरानी हमारी मिल्कियत नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं जा रहा हूँ तो अपने बेटे को बादशाह मुकर्रर कर जाऊँ, सदर मुकर्रर कर जाऊँ या वजीर आज़म का उसको इख्तियार देकर निकल जाऊँ। सियासत हमारी मिल्कियत नहीं है, हुक्मरानी हमारी मिल्कियत नहीं है। हमारा मुल्की निज़ाम भी जो कानून बना है वो इसी के पेश नज़र है, और ऐसा नहीं है कि एक शख्स जा रहा है तो वो अपने बेटे को वज़ीर आज़म या सदर बनाने का इख्तियार रखता है। जी नहीं, अवाम ही आज भी आप वोटिंग के ज़रिए मुंतखब करते हो, या आपका इंतखाब है कि आप किसे मुंतखब कर रहे हो। आने वाला आकर सियासत में क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, वो बात की बात है, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है आपका वो अपनी जगह बिल्कुल सही बना हुआ है। ज़रूरत क्या है कि हम उसको उसकी जो असल बुनियादें हैं उस पर रख कर सोच रहे हों। सियासतदान अपना ज़मीर साफ रख रहा हो, गालियों और तारीफ़ का असर ना ले रहा हो, इंतहाई ठंडा मिजाज हो, दिमाग ठंडा होगा, सुकून से बैठकर सोच सकेगा और सियासत को अपनी मिल्कियत ना समझे, बल्कि अपने कायदे आज़म का था एक कि बिल्कुल शुरू में जो उन्होंने खुतबा दिया है पाकिस्तान बनने के बाद, यहाँ के जो हुक्मरान हैं, यहाँ के जो अफसरान हैं, वो अवाम के लिए अपने आप को उनका खादिम समझें, ये समझें कि उन्होंने हमें यहाँ बिठाया है, हमें इनके लिए काम करना है, हम यहाँ के हुक्मरान नहीं हैं।